हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी 2024 के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले। ठीक है, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, सभी बार बार पूछे जाने वाले जो निबंध हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे निबंधों को हम एक एक करके आपको लिखना सिखाएंगे और उनको अच्छे से याद भी करवा देंगे। ठीक है, जो निबंध बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, सारे निबंधों को आज के इस वीडियो में लिखना सीखेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये निबंध पूछे जाते हैं। अगर आपने इन निबंध को तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे और 10 नंबर आप निबंध के माध्यम से आसानी से कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के निबंध। हमारा पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण कारण तथा निवारण। ठीक है, पेपर में आपका क्वेश्चन आता है पर्यावरण प्रदूषण कारण तथा निवारण पर निबंध लिखिए। ठीक है, कारण भी बताना है और इसके निवारण के उपाय भी बताने हैं। ठीक है, या फिर इस प्रकार से पूछता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी इसकी प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिखने के लिए या फिर किसी का भी निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना के माध्यम से हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताना होता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली है प्रस्तावना। अब हमें लिखना कैसे है वो देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान मानव के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान मानव के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। ठीक है, यह प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों, धुएं तथा अन्य दूषित पदार्थों से फैलता है। यह प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों, धुएं तथा अन्य दूषित पदार्थों से फैलता है। ये अशुद्धियाँ जब हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये अशुद्धियाँ जो कि गंदगी हैं, धुआं है और धूल है, ये अशुद्धियाँ जब हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। ठीक है, ये प्रदूषण या तो फिर मानवीय गतिविधियों के कारण फैलता है या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण फैलता है। ठीक है, और आज का हमारा पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बनके हमारे सामने आया है। आज ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है जो कि हमारे सामने आई है। ठीक है, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। कौन सी समस्या? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो ये है हमारी प्रस्तावना। आगे आपको कैसे लिखना है तो चलिए देखते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो आज वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आज हमारे वातावरण में जो पर्यावरण प्रदूषण है निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। तो वो कौन कौन से रूप हैं जिनमें हमें पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है, तो एक एक करके उन प्रकार को देखेंगे, फिर हम इसका कारण समझेंगे, फिर निवारण और फिर इसका उपसंहार। तो हमारा पहला प्रकार है वायु प्रदूषण। कैसे फैलता है वायु प्रदूषण और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जीवधारी हो या फिर जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी यानी कि मनुष्य श्वास द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और जब यही श्वास
वो क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और अपने जो दूसरी नलिका है हमारे नाक की, उससे वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तो जो पेड़ पौधे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंस समझिए, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे ही हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब ये हमें ऑक्सीजन देते हैं तो मनुष्य क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। मतलब प्रोसेस वही है, ना उनके बिना हम है, ना हमारे बिना वो है। ठीक, तो पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है, वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन वो देते हैं हम ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होगा, वायुमंडल में इससे क्या होता है, शुद्धता बनी रहती है। लेकिन आज के समय में मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है कि ये जो मनुष्य है वो पेड़ों को लगातार काटते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो संतुलन है, हमारे मानव शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका संतुलन लगातार बिगड़ता चला जा रहा है और वायु अनेक प्रकार से हानिकारक गैसों से दूषित हो चुकी है। और जो ये हमारी वायु है अनेक हानिकारक गैसों से लगातार दूषित होती चली जा रही है। कारखानों की मशीनों के धुएं से वायु हमारी प्रदूषित हो गई। कारखानों की मशीनें चलती है बड़े बड़े कारखानों में, उसके धुएं से हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो गई है, जिससे वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जिससे हो क्या रहा है, हमारा जो वायु प्रदूषण है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा अगला प्रदूषण है जल प्रदूषण। ठीक है, ये कैसे होता है वो देख लीजिए। जल को ही मानव का जीवन कहा जाता है, जल को ही मानव का जीवन कहा जाता है। ठीक है, यदि जल शुद्ध होगा, यदि जो जल है वो शुद्ध होगा तो हमारे मानव जीवन के लिए वो बहुत ही आवश्यक होगा। जल ही मानव का जीवन कहा जाता है, जल का शुद्ध होना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों में ऐसा होता है कि बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले और शिविरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर भी ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में हमें ये देखने को भी मिला है कि गंदे नालों को और शिविरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। जिससे होता क्या है, विभिन्न घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जो जल के स्रोत हैं उसमें जल प्रदूषण पनपता है। विभिन्न जो घरेलू स्रोत हैं, जैसे कि हमारे घर में हैंडपाइप हो गया और जो समरसेबल हैं उनसे पानी आता है। ठीक है, तो विभिन्न जो घरेलू स्रोत हैं और नदियों व अन्य जल के जो भी स्रोत हैं उनमें क्या होने लगता है, जल प्रदूषण पनपने लगता है। जब भाई बाहरी गंदगी नदियों में फैलेगी तो उसका असर हमारे घर में जो पीने वाला पानी है उस पर भी पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब वो उसमें जल प्रदूषित होगा तो हमारे शरीर में भी उसके विषाणु फैलेंगे। हमारा अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है ये ध्वनि प्रदूषण, ये देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये आज की एक नई समस्या है जो कि वैज्ञानिकों द्वारा पैदा की गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किए हैं, नए नए यंत्र बनाए हैं जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण लगातार फैल रहा है। ठीक है, चाहे वो मोटर कार हो, ट्रैक्टर हो, जेट विमान हो, कारखानों के सायरन हो, मशीनें हो, लाउड स्पीकर आदि की जो ध्वनि है वो क्या करती है, संतुलन को बिगाड़ देती है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। चाहे वो फिर मोटर कार हो, ट्रैक्टर हो, जेट विमान हो, कारखानों के सायरन हो, मशीनें हो, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर लगातार ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ठीक है, हमारा अगला प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, आज का हमारा जो युग है, आज का हमारा ये जो युग है वैज्ञानिक परीक्षण का दौर है। हमारा ये जो आज का युग है वो वैज्ञानिक परीक्षण का दौर है। परमाणु परीक्षण निरंतर ही होते रहते हैं। ठीक है, आज हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, परमाणु के निरंतर परीक्षण करते रहते हैं। इनके विस्फोट से, इनका जो विस्फोट होता है या फिर जैसे हम बड़े बड़े जो बम फटते हैं उनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं। उनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से मानव जीवन को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। ठीक है,
हमारा अगला प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। तो ये कैसे फैलता है? कारखानों से बहुत से अवशिष्ट द्रव्यों को, कारखानों से बहुत ही अवशिष्ट बचे हुए द्रव्यों को यानी गंदगी वाले द्रव्यों को अतिरिक्त उपज में भी वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कारखानों से जो बहुत ही अवशिष्ट पदार्थ है उनको भी बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है अतिरिक्त उपज के लिए वृद्धि के लिए भी क्या होता है, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है, रासायनिक खादों का यूज किया जाता है, जिससे हमारी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। लेकिन होता क्या है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो जो हम यूज़ करते हैं खाने की चीज़ें, वो हमारे उसका जो असर है हमारे शरीर में जाता है, जिससे क्या होता है, ये रासायनिक प्रदूषण की समस्या लगातार बनती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये जो लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकने के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है, तो प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ठीक, वो पेड़ों की, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ों को हमें लगाने होंगे। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ों को हमें लगाने की आवश्यकता है और दूसरों को भी इसके लिए हमें क्या करना होगा, जागरूक करना होगा। पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने होंगे और दूसरों को भी इसके लिए हमें क्या करना होगा, जागरूक करना होगा कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे ये जो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है उसकी क्या की जा सके, रोकथाम की जा सके। ठीक है, हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, जो पॉलीथीन है, ठीक है, और प्लास्टिक की जो डिब्बी हैं जिनका हम यूज करते हैं, इनका भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक क्या चीज है कि अगर हम उसको मिट्टी में गाड़ दें तो वो गलती भी नहीं है और उसका अगर ये जल जाए तो इसका धुआं भी बहुत ही ज्यादा विषैला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी बंद करना होगा और बेवजह धुआं भी कहीं भी नहीं फैलाना होगा। बेवजह जो फैल रहा धुआं है वो भी हमारे शरीर में क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, अगर पर्यावरण प्रदूषण हमारे आसपास के वातावरण में होगा तो हमारे शरीर में भी जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें रोकने की आवश्यकता है। बेवजह धुआं कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। रसायन से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो रसायन से निर्मित वस्तुएं हैं उनको भी प्रयोग में हमें लाने से बचना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इस प्रदूषण से रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस जो पूरा प्रदूषण है इससे निष्कर्ष क्या निकल गया है वो देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। ये जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण लगातार फैल रहा है, तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें अपने चारों ओर स्थित कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, हमें अपने चारों ओर स्थित जो वस्तुएं हैं, हमें अपने चारों ओर जो स्थित वस्तुएं हैं उन्हें भी साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहिए। ठीक है, हमारे जो चारों ओर स्थित जो वस्तुएं हैं उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आसपास 1% भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे क्या हो, पर्यावरण प्रदूषण फैल सके। तो ये सब हमें बंद करना होगा। ठीक है, और लोगों को भी और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी इसके प्रति जागरूक करना होगा कि वो लोग भी गंदगी ना फैलाएं और लोग भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जागरूक हों, जिससे इस पर्यावरण को स्वच्छ और रहने के योग्य बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला निबंध कौन सा है। हमारा अगला निबंध है बेरोजगारी समस्या और समाधान। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से पूछता है, या तो पूछ लेगा बेरोजगारी पर निबंध लिखिए या फिर पूछेगा बेरोजगारी समस्या और समाधान। इसकी समस्या भी बताइए और समाधान कैसे किया जा सकता है वो भी हमें बताना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे आपने उसमें प्रस्तावना की हेडिंग डाली थी वैसे हमें यहाँ पे भी प्रस्तावना की हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, लिखना कैसे है वो देख लीजिए।
हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य तो होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कार्य करने को नहीं मिलता। बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य तो होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कार्य करने को नहीं मिलता है, जिससे उन लोगों को अपना जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन लोगों को अपना जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे लोग इतने गरीब होते हैं, क्योंकि वे लोग इतने गरीब तबके से आते हैं जिनके पास पैसे तक नहीं होते, क्योंकि वे लोग ऐसे गरीब तबके से आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते। हमारे देश में ऐसे लाखों ऐसे लोग हैं, हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। ठीक है, हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो इनके पास पैसे भी नहीं आते। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसे आएंगे ही नहीं, जब पैसे नहीं आएंगे तो उन्हें गरीबी का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है, इन्हें अपना जीवन जीने में ऐसे बेरोजगार लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो इनके पास पैसे नहीं आते, पैसे की समस्या होती है, आर्थिक तंगी होती है, जिसके कारण इन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्रस्तावना की। अब ये बेरोजगारी का कारण क्या है, कारण क्या है इस बढ़ती बेरोजगारी का, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। कारण क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे, जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा होंगे और नौकरियां बहुत ही कम होंगी, क्योंकि जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा होंगे और नौकरियां बहुत ही कम होंगी तो बेरोजगारी की लगातार समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब लोग ज़्यादा होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा होंगे और नौकरियां बहुत ही कम, तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केवल सरकारी नौकरी की ही तलाश में रहते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल सरकारी नौकरी की ही तलाश में रहते हैं और सरकारी पदों की, और जो सरकार पद निकालती है, नौकरियां निकालती हैं, वो सरकारी पदों की संख्या इतनी कम होती है और लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ लोगों को ही सरकारी पद प्राप्त होते हैं और वो उन पदों पे काम कर पाते हैं। ठीक है, सरकारी पदों की संख्या कम होने के कारण कुछ लोग ही सरकारी पदों पर काम कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार ही रह जाते हैं, और जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश में ही बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, और भी एक कारण है इस बेरोजगारी का, इसका एक कारण शिक्षा भी है। ठीक है, जो लोग इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते कि उनको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, और इसका एक कारण और भी है इस बेरोजगारी का कि शिक्षा की कमी के चलते लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है और वह लोग बिना शिक्षा के ही बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जितनी शिक्षा की आवश्यकता होती है वो लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि वो लोग कैसे होते हैं, गरीब तबके से ग्रामीण लोग होते हैं, उन तक शिक्षा की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। योग्य तो होते हैं परंतु शिक्षा की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि किस चीज़ में क्या चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो शिक्षा की कमी के चलते भी लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है और वह लोग बिना शिक्षा के बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है, उपाय क्या होंगे बेरोजगारी रोकने के। तो हमारी अगली हेडिंग है बेरोजगारी को कम करने के उपाय। ठीक है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए हमें कि इस बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सके। ठीक है, तो यदि हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है, यदि हमें अपने देश में बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए हम सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी होगी। यदि हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए हम सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमें इससे बचने के लिए, हमें इस बढ़ती बेरोजगारी से बचने के लिए देश की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको भी रोकना होगा। ठीक है, इस बेरोजगारी को
से बचने के लिए और इसकी समस्या को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके। और इससे बचने के लिए हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है इस पर भी हमें कानून लाना होगा ताकि ये जो बढ़ती जनसंख्या है इसकी भी रोकथाम की जा सके, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जरूरत से ज्यादा है और नौकरियां बहुत ही कम होती है। ठीक है, और तो सबको तो मिलेंगी नहीं, तो इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, इसके लिए हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ठीक है, इसके लिए हमारी सरकार को क्या करना होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा जिससे इस बढ़ती बेरोजगारी का समाधान हो सके, जिससे क्या हो सके, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का समाधान किया जा सके कि हम स्वदेशी, और हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, जो चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। नई नई जब फैक्ट्रियां पड़ेंगी तो जो लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग जो बेरोजगार हैं उनको भी नए नए रोजगार प्रोवाइड हो सकेंगे, मिल सकेंगे। ठीक है, उनको भी नए नए रोजगार प्राप्त होंगे जिससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। ठीक है, हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जब हम अपने देश में ही अधिक से अधिक उत्पाद बनाएंगे या हमारे देश में ही अधिक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा जिससे क्या होगा, इस बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सकेगा। तो ये कुछ उपाय हमें करने चाहिए जिससे इस बढ़ती बेरोजगारी को क्या किया जा सके, नियंत्रण में या इसकी रोकथाम की जा सके। ठीक है, अब हमारी अगली हेडिंग है निष्कर्ष या फिर उपसंहार। क्या उपसंहार निकल के सामने आता है, निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है, वो हम देखेंगे। बेरोजगारी स्वयं, ठीक है, ये जो बेरोजगारी है स्वयं तथा देश की उन्नति के रास्ते में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये जो बढ़ती बेरोजगारी है वो स्वयं तो समस्या है ही और हमारी देश की उन्नति के रास्ते में भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, सरकार के द्वारा इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी भारत सरकार द्वारा इस बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह है, बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। ये जो बढ़ती बेरोजगारी है उस संक्रामक बीमारी की तरह है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। ठीक है, इसे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमें और भी कार्य करने को हमारी सरकार को आवश्यकता है। ठीक है, इसे रोकने के लिए और भी कार्य हमारी सरकार को करने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चलकर ये जो बढ़ती बेरोजगारी है इससे लोग भी बहुत परेशान होंगे और होगा क्या कि ये लोग दंगा करेंगे, चोरियां करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो आगे चलकर बेरोजगारी से परेशान लोग दंगा करेंगे, चोरियां करेंगे। ठीक है, चोरियां भी करना शुरू कर देंगे, मारपीट करेंगे। ठीक है, इसके लिए इस पक्ष में सरकार को कई सारे कार्य करने चाहिए जिससे इस बढ़ती बेरोजगारी की क्या की जा सके, रोकथाम की जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला निबंध कौन सा है। हमारा अगला निबंध है महंगाई, समस्या और समाधान। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेगा महंगाई, समस्या और समाधान पे निबंध लिखिए, या फिर आ जाएगा महंगाई की समस्या पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आपको क्या करना होगा, सिंपली जैसे हमने अभी तक किया, प्रस्तावना की हेडिंग डालनी होगी, इसके बाद आपको अपना निबंध लिखना शुरू करना होगा। तो हमारे भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का क्रम इतना तीव्र है, हमारे जो देश में वस्तुओं की मूल्यों का क्रम है वो इतना ज़्यादा तीव्र है, इतना तेज है कि जब भी आप किसी वस्तु को दोबारा खरीदने जाते हैं तो वस्तु का मूल्य पहले से अधिक बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, बढ़ती महंगाई की मार। ठीक है, ये जो बढ़ती हुई महंगाई की मार है इसका वास्तविक चित्रण प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई की जो मार है इसका वास्तविक चित्रण प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो देख सकते हैं आप वो पंक्तियां क्या हैं, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, पाकिट में
पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देख के वो दिन आते याद, वो दिन आते याद जब जेब में पैसे रख कर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में रुपए हैं और सौदा है पाकिट में। ठीक है, पाकिट में पीड़ा भरी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी पाकिट की पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं है, तो फरियाद कौन सुनेगा। ठीक है, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद। यह महंगाई देख के, इतनी ज़्यादा जो महंगाई बढ़ गई है, इस महंगाई को देख के हमारे पिछले दिन याद आते हैं हमको कि जब होता क्या था कि हम अपने जेब में पैसे रख के जाते थे, जेब में बहुत ही थोड़े पैसे रख के जाते थे और बाजार से सौदा लाते थे, जो थैला हम लेके जाते थे वो पूरा थैला भर जाता था उन जेब में रखे पैसों से। ठीक है, लेकिन आज होता क्या है, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने। ऐसा हमारे युग ने धक्का मारा है जिससे क्या हुआ है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मुद्रा की क्रेडिट इतनी ज़्यादा हो गई है कि हुआ क्या है कि हम थैले में रुपए लेके जाते हैं और हमारा जो सौदा आता है वो हमारी जेब में ही समा जाता है। थैले भर रुपए लेके जाते हैं फिर भी सौदा हमारी जेब में ही समा जाता है। ठीक, तो ये था महंगाई पे कुछ पंक्तियाँ। ठीक, अब महंगाई के कारण क्या है जिसके कारण ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही, तो कारण देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, महंगाई के कारण हैं, भारत में महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। हमारे भारत देश में महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण हैं, जैसे उत्पादों की कम आपूर्ति। उत्पादों की कम आपूर्ति भी इसका बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, वस्तुओं और उत्पादों की कालाबाजारी भी इसका एक प्रमुख कारण है। ठीक है, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना इत्यादि महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई। ठीक है, उत्पादों की कम आपूर्ति, वस्तुओं और उत्पादों की कालाबाजारी यानी जमाखोरी, ये क्या है, कालाबाजारी है। ठीक है, वस्तुओं और उत्पादों को जमा करके उसकी कीमत को बढ़ा देना, ठीक है, इत्यादि महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बन गई है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, लगातार महंगाई सिर से आसमान छूती चली जा रही है। ठीक, भारत में महंगाई बढ़ने का एक कारण और भी है। हमारे भारत देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हमारे भारत देश में जनसंख्या का भी बहुत तेजी से बढ़ना महंगाई का बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, फसलों की आपूर्ति उस तरह से हो नहीं पाती, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरह से फसलें नहीं हो पाती, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारे उत्पादों को बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ये भी महंगाई का बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई जगह लोग वस्तुओं और उत्पादों को जमा करके भी उसकी कालाबाजारी करते हैं। कई जगह लोग तो क्या करते हैं कि वस्तुओं और उत्पादों को जमा कर लेते हैं और उसकी कालाबाजारी करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को जमा कर लेते हैं और बाद में महंगे दामों में उनको बेचते हैं, जिससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारा अगली हेडिंग है महंगाई के कारण उत्पन्न समस्या। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है इस बढ़ती महंगाई के कारण। बढ़ती महंगाई लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। ये जो बढ़ती हुई लगातार ये जो बढ़ रही है महंगाई, ये हमारे भारत के लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या के आय का साधन सीमित है। ठीक है, हमारे भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है उनके आय का साधन सीमित है। ठीक, जिसके कारण साधारण नागरिक और कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हो क्या रहा है, जो हमारे देश के साधारण और कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। बेरोजगारी की समस्या को और जटिल यह भी बना देती है कि व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं का अभाव कर देते हैं, यानी कि जमाखोरी कर देते हैं, वस्तुओं को अपने यहाँ दाब लेते हैं, गोदामों में जमा कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, की कालाबाजारी करते हैं। तो ये क्या करती है, बेरोजगारी की समस्या को और ज़्यादा जटिल बना देती है कि वस्तुओं का अभाव हो जाता है। ठीक है, इसके कारण वस्तुओं के मूल्य अनियंत्रित हो जाते हैं, बाद में बढ़ा चढ़ा के उनके दाम बढ़ जाते हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है। ठीक है, ये जो लोग मूल्य बढ़ा देते हैं जमाखोरी करके, जिसका असर क्या होता है, आम जनता पर पड़ता है। इस बेलगाम महंगाई के कारण हमारी अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती चली जा रही है। ठीक है, यही महंगाई के क्या है, बहुत ही बड़े कारण और समस्या है। ठीक है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका समाधान कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं।
ठीक है। तो हमारा अगली हेडिंग है महंगाई दूर करने के समाधान। यदि महंगाई इसी दर से बढ़ती रही, यदि ये जो महंगाई है इसी दर से बढ़ती रही तो हमारे देश की आर्थिक विकास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि ये जो महंगाई है इसी दर से बढ़ती रही तो हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। महंगाई के इस दानव को दूर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। महंगाई के इस दानव को दूर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। महंगाई को दूर करने के लिए सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे। हमारी भारत सरकार को इस महंगाई को दूर करने के लिए या इस महंगाई को रोकने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे। किसानों को सस्ते मूल्यों पर खाद, बीज और उपकरण आदि उपलब्ध कराने होंगे। हमारी भारत सरकार को किसानों को सस्ते मूल्यों पर खाद, बीज और उपकरण आदि उपलब्ध कराने होंगे। जिससे होगा क्या कि कृषि उत्पादों के लिए मूल्य कम हो सकेगा। ठीक है। जिससे कृषि उत्पादों के लिए जब मूल्य कम हो सकेगा, और क्या करना होगा हमारी भारत सरकार को, मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए, जो मुद्रा प्रसार है उसको रोकने के लिए घाटे का बजट जो लोग पेश करते हैं उस प्रक्रिया को भी समाप्त करना होगा। मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए घाटे की बजट की प्रक्रिया को भी समाप्त करना होगा और जनसंख्या की समस्या पर भी हमें लगाम लगानी होगी। ठीक है। और जनसंख्या की समस्या पर भी हमें लगाम लगानी होगी। सरकार को इस बात का भी प्रयास करना होगा कि शक्ति और साधन कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित ना रहे। सरकार को इस बात का भी प्रयास करना होगा कि जो शक्ति और साधन है वो भी कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित ना रहे, आम जनता को भी इसका लाभ मिल सके। धन का बंटवारा हर वर्ग के लिए समान होगा, तभी इस महंगाई पर क्या किया जा सकेगा, रोकथाम किया जा सकेगा। इस बढ़ती महंगाई को रोका जा सकेगा। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार। महंगाई की वृद्धि के कारण, इस बढ़ती महंगाई की वृद्धि के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है अनेक प्रकार से इसमें जटिलताएं उत्पन्न हो गई। महंगाई की वृद्धि होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि समय रहते इस महंगाई के दानों को वश में नहीं किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। यदि समय रहते इस महंगाई के दानों को वश में नहीं किया गया तो हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन छिन्न भिन्न होती चली जाएगी और हमारी प्रगति के समस्त मार्ग बंद हो जाएंगे और भ्रष्टाचार भी अपनी जड़ें जमा लेगा, जिससे नैतिक मूल्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। जिससे जो नैतिक मूल्य होगा वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो ये था महंगाई की समस्या और समाधान पर निबंध। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला निबंध कौन सा है। हमारा अगला निबंध है आतंकवाद समस्या और समाधान। ठीक है। इस आतंकवाद की समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है और समाधान कैसे किया जा सकता है सब कुछ बताएंगे, एक एक चीजें आपको बताएंगे। ठीक है। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज का ये जो आतंकवाद है एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को धमकाने व डराने के लिए किया जा रहा है। आज इस आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल आम लोगों को और सरकार को डराने व धमकाने के लिए किया जा रहा है। बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतंकवादियों द्वारा बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपनी बात मनवाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा, राजनीतिक और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी लोग क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन या फिर राजनीतिक और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का जो समूह है, ऐसे लोगों का जो समूह है वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। जो लोग ऐसे समूहों का समर्थन करते हैं जो कि हिंसा फैलाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ही क्या कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। ठीक है। आतंकवाद का अर्थ क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ। आतंक प्लस वाद से बने इस
शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। ठीक है, आतंकवाद का मतलब है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। ये अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है डर, पीड़ा या आशंका। आतंक का अर्थ होता है डर, पीड़ा या आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में ही विश्वास रखती है। ठीक है, आतंकवादी की ये जो विचारधारा है ये अपनी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ही बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ठीक है, ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने के लिए किया जाता है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, अपने से विरोधी वर्ग पर किया जाता है, किसी भी समुदाय पे जो उनका विरोध करते हैं उस पर किया जाता है, या फिर किसी भी एक संप्रदाय को भयभीत करने के लिए आतंकवादी ऐसे गतिविधियों को अंजाम देते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि को क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, आतंकवादियों का लक्ष्य क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग है आतंकवादियों का लक्ष्य। अपने देश की सरकार से मांग मनवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य है। अपने देश की सरकार से अपनी मांग मनवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, लोगों और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी को अगवा करना, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र या पत्रिकाओं से ये लोग संपर्क करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? लोगों और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमें कौन सी मांग अपनी मनवानी है, तो ये लोग करते क्या है? किसी को या तो अगवा कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए उसकी खबर का प्रसार करते हैं, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, या फिर पत्रिकाओं से संपर्क करते हैं। कई बार आतंकवादी हमले भी वैचारिक और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जब इनकी मांग नहीं मानी जाती तो ये लोग क्या करते हैं? वैचारिक और धार्मिक जगहों पर अपनी लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या करते हैं? आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आतंकवादियों का लक्ष्य होता है। हमारी अगली हेडिंग है भारत में आतंकवाद। हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे भारत देश में लगातार दिन प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। आज भी कश्मीर में कुछ यहीं के लोग ऐसे भी हैं, आज भी हमारे जो कश्मीर में कुछ यहीं के लोग ऐसे भी हैं जो कि आतंकवादियों का साथ देते हैं, जिससे कई बार बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी हो जाती हैं। ठीक है, आज भी हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आतंकवादियों का साथ देते हैं, जिससे बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिसमें पुलवामा हमला जैसी खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी का रूप दिखाती है। ठीक है, जैसे पुलवामा हमला हुआ था ना, पुलवामा हमला जैसी खतरनाक घटनाएं भी आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती हैं। कश्मीर के साथ साथ भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कि आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। केवल हमारा कश्मीर ही ऐसा नहीं है, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कि आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर और अब देश के अन्य भागों में बरपाई जाने वाली और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे ज्यादा घिनौना रूप है। ठीक है, कश्मीर, हमारे जो देश के बॉर्डर पार पाकिस्तान है, वो क्या करता है? सीमा पार से कश्मीर और हमारे देश के अन्य भागों में कई आतंकवादी घटनाएं और घिनौने कामों को अंजाम देती है, दिल दहला देने वाली घटनाएं करती है। ठीक है, तो ये हमारे भारत में बढ़ता हुआ आतंकवाद है। तो इसका समाधान कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। हमारी अगली हेडिंग है आतंकवाद का समाधान। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है, आतंकवाद की इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इसका वास्तविक हल यह है कि सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाली सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ये जो सभी राजनीतिक दल हैं जो कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाते हैं, हमारे देश में वर्ग जाति के माध्यम से बांटते हैं, तो इस पे क्या किया जा सके? परिवर्तन किया जा सके कि जाति और वर्ग के में विभेद ना किया जा सके और जातिगत ये लोग राजनीति ना कर सके। ठीक है, सांप्रदायिकता को इस दोष से आज भारत में, सांप्रदायिकता के इस दोष के कारण ही आज हमारे भारत में सभी राजनीतिक दलों को दूषित होने से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश में और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर
कड़ी चौकसी रखनी होगी। जो सीमा पार यानी पाकिस्तान से जो प्रशिक्षित आतंकवादी हमारे भारत देश में घुस आते हैं, घुसपैठ करते हैं, उनके प्रवेश में और वहां से भेजे जाने वाले हथियार और विस्फोटक पदार्थों पर हमें और भी ज़्यादा कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को, हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं उनको आतंकवादियों की अपेक्षा और भी ज़्यादा अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस करना होगा। ठीक है, उन्हें और भी ज़्यादा अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हमें प्रदान करना होगा जिससे वो क्या कर सके, इन आतंकवादियों का खात्मा कर सके। कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से उठकर सख्ती से कुचलना होगा। ये जो कश्मीर का बढ़ता हुआ आतंकवाद है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्ती से कुचलना होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सार्थक पहल करनी होगी। इसके लिए क्या करना होगा, सभी राजनीतिक दल को साथ आकर इसका क्या करना होगा, इसका विरोध करना होगा। और अगर ये लोग क्या करेंगे, साथ में सब लोग समर्थन कर देंगे तो कश्मीर में जो बढ़ता आतंकवाद है इसकी समस्या को क्या किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा। यदि संबंधित पक्ष इसका ईमानदारी से पालन करते हैं तो इस महारोग से हमें मुक्ति मिल सकती है। इस आतंकवाद नामक महारोग से हमें और हमारे देश को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है वो निष्कर्ष देख लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग है, या तो आप निष्कर्ष लिखिए या फिर उपसंहार। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता को लगातार भंग करती हैं। हमारे भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियां हमारी देश की एकता और अखंडता को लगातार भंग करती है। ठीक है, आतंकवाद का समूल नाश करना ही इस समस्या का समाधान है। इस बढ़ते आतंकवाद का समूल नाश करना ही इस समस्या का समाधान है। इसको रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना होगा, जागरूक होना होगा। इस समस्या से बचने के लिए हर नागरिक को, हमारे भारत का जो हर नागरिक है उसको जागरूक होने की आवश्यकता है। और यह जो धर्मों पर विवाद होता है, यह जो विभिन्न धर्मों पर विवाद होता है, इसको भी हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर हमें इसका सामना करना होगा, क्योंकि इसी का फायदा आतंकवादी संगठन, क्योंकि इन्हीं सब का फायदा आतंकवादी संगठन उठाते हैं। ठीक है, इस सांप्रदायिकता का ही फायदा आतंकवादी संगठन उठाते हैं, इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर इसे रोकना होगा, क्योंकि इसी का फायदा आतंकवादी संगठन उठाते हैं और हम सभी लोगों को एकजुट होकर इससे बचना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस आतंकवाद की समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास 12 हिंदी 2024 के संपूर्ण किताब के बार बार पूछे जाने वाले निबंध। अगर इन निबंधों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है और आप 10 में से 10 नंबर निबंध में आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से आप ला पाएंगे। तो अगर आपको सारे निबंध अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।